सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले शैक्षिक महासंघ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया है और जो आज के एक ज्वलंत विषय पर बात करने का अवसर मिला है। आज का विषय है पर्यावरण और मानव। हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले सोचते हैं, ध्यान करते हैं पर्यावरण क्या है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण दो शब्दों का मेल है। जिस तरह हम अपने चारों तरफ कुछ न कुछ सामान रखते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, इसी तरह पर्यावरण पृथ्वी के कपड़े हैं, पृथ्वी का चारों तरफ का माहौल है, जिसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जिस तरह हमारे कपड़े हमें सर्दी और अलग अलग चीज़ों से बचाते हैं, वैसे ही पृथ्वी को उसका पर्यावरण उससे सुरक्षित रखता है। इसमें हम चाहे बात करें ओजोन लेयर की, चाहे इसमें बात करें हम अपना पृथ्वी पर पेड़ पौधों की, या इसकी अपना पहाड़ों पे बर्फ़ की बात करते हैं, या समुद्र के अंदर पानी की बात करते हैं, तो ये सब एक पर्यावरण का हिस्सा है। हम आजकल बहुत सुनते आ रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत सी विकट संकट आ रहा है, लेकिन वो संकट क्यों, क्या? इसके लिए हमें मानव और पर्यावरण का संबंध समझना पड़ेगा। जो पृथ्वी है वो अपने आप एक सेल्फ रीजनरेटिंग मैकेनिज्म है। पेड़ कटते हैं, बहते हैं, नए आ जाते हैं, तो ये एक पृथ्वी का एक क्रम चक्कर चलता रहता है। लेकिन मानव ने इस चक्कर को असंतुलित करने की ठान ली है। उसने अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण को एक अलग दिशा में हीन कर दिया है। तो जब तक आदमी, मानव और पर्यावरण या प्रकृति के बीच में हार्मोनी बनी रहेगी, समन्वय बना रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर ये समन्वय बिगड़ेगा तो अलग अलग अप्राकृतिक आपदाएं आएंगी। आजकल का हम समय देखते हैं, कोरोना का, कोविड-19 का पीरियड पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये अगर हम इसमें ध्यान करते हैं कि बात ही नहीं, पूरे विश्व की हवा शुद्ध हो गई है। जो पॉलीथीन की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी घट गई है। ओजोन लेयर भी रिकवर कर रही है। अगर हम भारत की ही बात करते हैं, सहारनपुर से पहाड़ दिखने लगे, उधर होशियारपुर जालंधर से हमें हिमालय दिखने लगा। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, यमुना का पानी पानीपत के पास 50 टीडीपी से कम था, जो कि अपना जनरली पीने लायक होता है। उसको जैसे हम छाने और पी सकते हैं, तो ये एक जमुना, नहीं तो हम नदियों का पानी इतना दूषित हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से हम एक पर्यावरण के हिसाब से देखे हैं तो एक अच्छी रिकवरी है। तो अगर हमें पर्यावरण के साथ जीना है तो हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहला है मानव की दृष्टि, फिर उसका व्यवहार और फिर उसका कर्म। जैसा हम मन सोचता है वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, उसके बाद वैसा ही करते हैं। तो ये 3 चरण है। पहले अपना मन का दृष्टि, उसके बाद अपना वचन बोलना, तीसरा कर्म। ऐसा ही हमारा संबंध पर्यावरण के साथ है। हम ध्यान करते हैं, बचपन में हमारा एक पुस्तक को गलती से पैर लग जाता था तो हम उसको सिर पे, माथे पे लगाते थे, क्योंकि हम उसके लिए पवित्र मानते थे। लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ ने उसको एक अलग दिशा में भटका दिया है, जिससे कि अपना एक पर्यावरण का काफ़ी हनन हुआ है। तो अगर हम अपनी दिशा बदलेंगे, अपनी दृष्टि बदलेंगे, हम जैसे हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उन्होंने प्रकृति की हमेशा पूजा की है। अभी वट सावित्री आया तो हमने वट वृक्ष की पूजा की, पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बहुत ऑक्सीजन देते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, वनों की पूजा करते हैं। तो शाम को सूरज छिपने के बाद हम एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं तोड़ते। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी दृष्टि है, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर है।
और यूरोपियन या वेस्टर्न थॉट में इस किस्म की कोई सोच ही नहीं थी, तो इसलिए उनका बिहेवियर भी ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के हम इससे ध्यान करते हैं कि हमें अपनी पर्यावरण के प्रति हमें एक दृष्टि बदलनी होगी, एक दृष्टि पैदा करनी होगी, जिसके ही हम पर्यावरण के साथ हम संतुलन बना पाएँ। तो अब जैसे हम करते हैं कि हमें पक्षियों से बहुत प्रेम है, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, हमें प्रकृति के नज़दीक जाना पड़ेगा। अगर हमें खाना चाहिए फूड्स, तो हमें प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा, हमें फर्टिलाइजर लैंड को फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा, ताकि वो फर्टिलाइजर लैंड पेस्टिसाइड या केमिकल से कम ना हो और हमें उर्वरकता शक्ति बनी रहे और हमें भोजन मिलता रहे। इसी तरह हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते, पीने के पानी की बात करते, वो अब लगातार पोल्यूटेड होता जा रहा। तो हमें उनके सभी कारणों को समझना पड़ेगा और उनके लिए हमें रिवाइव करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ अगर रोहतक की बात करते हैं तो मार्च के आखिरी सप्ताह में उसका लेवल अपना ppm 29 आ गया था, जो कि पर्यावरण की रिपोर्ट के बाद 1971 के बाद सबसे कम हुआ था। तो ये सारी अपनी गतिविधियों के कम होने की वजह से हुआ। तो इसलिए हमें एयर के पोल्यूशन की बात करनी है तो हमें अपनी गतिविधियों को संयमित करना पड़ेगा। इसी तरह हमें अगर हम अपनी गतिविधियों को संयमित नहीं करेंगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ओजोन का लेयर, तो इससे काफ़ी बीमारियां आएंगी, उनसे भी हम पर्यावरण के नज़दीक रह के भी बच सकते हैं। हम व्यक्ति की या मानव की उपभोक्ता जो करने की उसकी नीयत है, नीति है, वो काफ़ी बदल गया है। उसके बदलने का जो कारण है वही पर्यावरण के लिए खतरनाक है, वही अपना उसके लिए हानिकारक है। तो व्यक्ति की जो उपभोग था वो इतना बढ़ चुका है, हम उसको सारा वो प्रकृति का उपभोग करता जा रहा है, जिससे कि अपना प्रकृति का इम्बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। हमें अपनी खाने की हैबिट्स हैं उन पे बदलना पड़ेगा। अगर हम भारतीय संस्कृति से सोचते की तरफ देखें तो वहाँ अभी भी बहुत सी ज़्यादा जनता है वो अभी शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, बल्कि यूरोपियन और जो अपना वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ तो मैक्सिमम लोग आपका नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। तो उनकी के कंपेरेटिवली हमारा जो शाकाहारी है ये बहुत एक अच्छा है और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। हमें ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को इसकी तरफ अपनाना चाहिए। संयम, कंट्रोल रखें हम अपनी आदतों पे, अपने व्यवहार पे, ताकि हम उसको अच्छे से कर पाए। अगर हम बात करते हैं, अगर उसके पास सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति का बेल्ट है, अगर हम ध्यान करते कलकत्ता से लेके अपना पंजाब तक एक काफ़ी बड़ी एग्रीकल्चर बेल्ट है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर बेल्ट है। इसके बावजूद भी हमें फूड या खाद्य क्षेत्र में हमारे पास अन्न तो है, लेकिन उसके में अपनी इनोवेशन नहीं है। हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, अपना खाद्यान्न के क्षेत्र में नई इनोवेशन करना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी कि जिससे कि हम एक ग्लोबल लेवल पे एक लीडर की तरह उभर पाएँ। हम कई बार देखते हैं कि जो खाने पीने की जो हैबिट है वो पक्षियों में, पशु में, मानव में अलग अलग हिसाब की होती हैं। मानव की जो प्रवृत्ति है अब पशुओं की तरह होती जा रही है, जिससे कि एनवायरनमेंट में चेंज है। दूसरा, हम पोल्यूशन के हिसाब से बात करते हैं तो प्लास्टिक या पॉलीथीन, जिसको कि प्रकृति में मिलने में सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाते हैं, तो उसको हम ध्यान में रखते हैं तो हमें पॉलीथीन को अवॉइड करना चाहिए और कम से कम सिंगल यूज को, जो एक बार प्रयोग होने वाले पॉलीथीन को तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट है, जिससे कि हमारा, अगर हम समुद्र किनारे जाते हैं तो काफ़ी बोतलें और काफ़ी अपना प्लास्टिक वहाँ पे मिलता है, जिससे कि समुद्र का एक इकोसिस्टम है वो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। तो ये हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी इसी हिसाब से हमारे जो वेस्ट की जो नीति है, जो वाटर वेस्ट की है, वो हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, संयमित करना चाहिए।
कई बार हम ध्यान करते हैं कि वाइल्ड एनिमल के, जंगली जानवरों के प्रोडक्ट्स की, हड्डियों से बने हुए, सींगों से बने हुए, खाल से बने हुए, वो सिर्फ एक हमारा शो पीस है, एक जिनका कि ज़िंदगी में कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हमें उन किस्म के प्रयोगों से बचना चाहिए ताकि ज़िंदगी में हम कुछ अच्छे से कर पाएँ। अगर हम इसी तरह उपभोग की तरफ जाते हैं तो अभी रिसेंटली पिछले महीने का एक सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से हम बात करते हैं, जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको कितनी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो वर्ल्ड की जो नीड है वो 1.75 पौने 2 गुना अर्थ की रिक्वायरमेंट है, इतने हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है। लेकिन हम भारत की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर वैसी ही आदतें, हैबिट पूरी दुनिया की हो जाएं तो 0.70 जो एक से भी कम है उसकी उतनी पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों में काम चल जाएगा। इसको हम अलग अलग कुछ मुख्य देशों से कंपेयर करते हैं। अमेरिका की जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हो जाए तो हमें 5 पृथ्वी भी कम पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 4.1 पृथ्वी चाहिए। रसिया की बात करते हैं तो हमें 3.2 पृथ्वी चाहिए। जर्मन की बात करते हैं तो हमें 3 पृथ्वी चाहिए। जापान की बात करते हैं तो 2.8 चाहिए। ब्रिटेन की बात करते हैं तो 2.7 पृथ्वी चाहिए। चाइना की बात करते हैं तो 2.2 पृथ्वी चाहिए। तो क्या ये संभव है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें कोई ऐसे मैकेनिज्म अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इस तरह के हमें लाइफस्टाइल पे जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह से बात करते रहें 1.25 अर्थ की चाहिए तो वो संभव नहीं है, और जल्दी ही पृथ्वी या प्रकृति एक कोलैप्स की तरफ चली जाएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े विनाश हो सकता है। जब हम कई बार कहते हैं कि तबाही आ गई, तो वो वैसी ही सिचुएशन कभी भी हो सकती है। हमें ध्यान करते हैं विकसित और विकासशील देशों में, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, इनका उपभोग की या जो कंज्यूमर बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और प्रकृति अपने संसाधनों को अपने आप रीजनरेट करने की उससे एक क्षमता है, और वो क्षमता लगातार घट रही है क्योंकि मानव उसके संसाधनों को हद से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। और अगर हम पिछले 100 साल की बात करते हैं, पिछले 100 साल में लगातार जो मानव है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए हम अगर ध्यान करते हैं तो 100 साल में, पिछले 100 साल का ध्यान करते हैं तो जो जितने संसाधन प्रकृति द्वारा पैदा करती है उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर हम सन 2019 की बात करते हैं तो 29 जुलाई को ही हमारे एक साल में रीजनरेट होने वाले संसाधन कंज्यूम हो गए थे। व्हाट इट मीन्स के वी कॉल दैट ओवरशूट डे, कि हमारे जो प्रकृति ने रिवाइव किया वो हमने 29 जुलाई तक ख़त्म कर लिया। उसके बाद जितना हमने कंज्यूम किया वो ओवर हो गया, वो ज़्यादा हो गया उससे। तो इसलिए हमें सेविंग और लाइफस्टाइल की हैबिट हमें अपनानी चाहिए, जो कि हमारे पास इंडियन कल्चर से, भारतीय संस्कृति से हम ले सकते हैं। हम कुछ उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो हमसे तकरीबन 7 गुना ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगर हम अलग अलग फ्यूल की बात करते हैं तो अमेरिका हमसे 16 गुना फ्यूल कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो 19 गुना पर व्यक्ति के हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो 29 गुना कंज्यूम करता है। तो इसी तरह से अलग अलग इन्हीं वजह से पोल्यूशन और अलग अलग जो प्रकृति के हैं संसाधन वो कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान करते हैं जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम रहें तो वो एक काफ़ी सेविंग पे ध्यान करते हैं, वो काफ़ी अपना सेल्फ सस्टेनिंग पे ध्यान है।
वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, चीज़ों को रिपेयर करते हैं, अपना सेल्फ अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, फूड की फॉर्म में, वेजिटेबल की फॉर्म में, मिल्क की फॉर्म में, अपनी चीज़ों को रीयूज करते हैं। तो ये एक अच्छी आदतें हैं जिसको हम क्या पूरी विश्व को ध्यान देना चाहिए। हम इसी चरण में आगे बढ़ते हैं तो हम कई बार एक टर्म यूज करते हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। जैसे हमारा हार्ट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हार्ट चेंज नहीं करते, हम उसको बात करते हैं कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक है। तो ऐसा ही प्रकृति पे जब हमारे तूफान आते हैं, आंधी आती है, बाढ़ आती है, सूखे पड़ते हैं, तो ये एक किस्म से अटैक है। और हम इन अटैक को सोल्व करना तो हमें उसको रूट पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम एग्रीकल्चर इसका एक मेजर फैक्टर है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का जो यूज है दैट इज हमने उसको एक नाम दे दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का। लेकिन वो एक्चुअल में हरित क्रांति नहीं थी, वो एक प्रोडक्शन फॉल्सिफाई इंक्रीज कर रहा था। तो उसने प्रकृति की या जमीन की उर्वरा शक्ति को, फर्टिलिटी को डैमेज किया है। तो जिससे कि आज हमारे काफ़ी विश्व में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो उनकी वजह से काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास ग्लेशियर हैं, मेल्ट हो रहे हैं, लगातार पिघल रहे हैं। तो वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है पानी का, वो ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा ओजोन लेयर है, उसमें छेद आ रहे हैं। अगर ओजोन लेयर ब्रेकेज होती है तो दैट विल द ह्यूज लॉस टू द ह्यूमैनिटी। एंड उसके बाद पृथ्वी पे मानव का बचना असंभव हो जाएगा। तो इन्हीं अनियमितताओं की वजह से पृथ्वी पे फ्लड आ रहे हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी साइक्लोन आते हैं, कभी स्टॉर्म आता है। तो इन सब से बचने के लिए मानव को प्रकृति के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। प्रकृति हमारे पास कोई बिल नहीं भेजती, हम प्रकृति की बहुत सी संसाधन यूज करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, कोई बिल नहीं भेजते हम प्रकृति को। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिलेंडर के चार्ज करता है। क्या हम जितना हम ऑक्सीजन प्रकृति से लेते हैं उसकी हम कैलकुलेशन करें तो क्या हम प्रकृति को उतना हमें देना नहीं चाहिए? क्या हम वाटर यूज करते हैं किस रिसोर्सेज पे? हमें एक रेस्टोरेंट में वाटर बोतल लेते हैं 20, 30, 50 रुपये तक की मिलती है। लेकिन प्रकृति में जो हमारा नेचुरल पानी है जिसको हम पीने के लिए खेती में यूज करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, तो क्या हम उसके लिए बिल क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। प्रकृति के हम हजारों लाखों पेड़ काट रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, फॉरेस्ट हमने ख़त्म कर दिए, क्या हम उसके लिए क्या बिल देते हैं? हम प्रकृति का खेती के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज देते हैं, क्या हम उसको बिल देते हैं? कुछ नहीं। रिवर, माउंटेन्स हैं, उनको हम सुविधाएं यूज करते हैं। बारिश होने के लिए माउंटेन्स चाहिए, रिवर्स उसको पूरे कंट्री को फर्टिलाइज करने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए करते हैं, लेकिन हमें कोई बिल नहीं मिल होता, इसलिए हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। हमारे पास प्रकृति ने कोल दिया है, फ्यूल दिया है, मिनरल्स दिए हैं, लेकिन क्या हम उनकी वैल्यू समझ रहे हैं? नहीं। उनके लिए वी आर यूजिंग दैम ब्लाइंडलेसली। तो ये लगातार एक हमारे संसाधन बदल रहे हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी जो सॉइल की अनफर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ हमें जाना चाहिए। तो हमारा जो फूड है अब जहरीला होता जा रहा है, दैट इज पॉइजनस बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। तो इनसे इससे जो पब्लिक है, जनता है, बीमार हो रही है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है कि खाने के अपव्यय, वेस्ट ऑफ द फूड। अगर हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं, विकसित देशों की बात करते हैं, तो लगभग 30% खाना वेस्ट हो रहा है। तो हमें उस फूड वेस्टेज को बचाना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टेज आ रही है। तो वो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्टिंग ही नहीं, वो एनवायरनमेंट के लिए जो हानिकारक है उसको भी हमें उससे बचाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ईट लोकल,
ईट यूज लोकल प्लांट्स एंड ट्रीज। प्रकृति ने हमें जो दिया है लोकल के हिसाब से वो बड़े अच्छी चीज़ें दी हैं, लोकल फूड, लोकल प्लांट्स, जो कि वहाँ की नेचर के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे भारत में एक ऑस्ट्रेलियन वाटरमेलन आता है, मेलन आता है। हम उस मेलन में और जो इंडियन मेलन की कॉस्टिंग में तकरीबन 5 गुना का अंतर है, और उसकी अगर हम न्यूट्रिश वैल्यू की बात करते हैं तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फिर भी पब्लिक उसको ऑस्ट्रेलियन मेलन को यूज करती है और 5 गुना पे करती है फॉर द नथिंग। उसके कंपेरेटिवली इंडियन मेलन 5 टाइम्स चीपर है एंड विद अ गुड न्यूट्रिश वैल्यू, एंड वी आर गोइंग फॉर दैट। सो इन दैट केस हमें लोकल फूड को बढ़ाना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, उनसे हम बच सकें। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास चीज़ें हैं। हम जो क्लोथिंग हैबिट्स है, हम एनिमल्स की स्किन्स यूज करते हैं और काफ़ी हम अपने क्लोथ्स को काफ़ी वेस्ट करते हैं, हमें उससे भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर किसानों को अपनी ज़मीन से प्यार है तो उसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए, पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइज़र को छोड़ देना चाहिए। और पब्लिक को भी चाहिए कि किसान से ऑर्गेनिक और इस किस्म की वो डिमांड करे ताकि किसान ऑर्गेनिक के लिए जाए। अदरवाइज़ तो किसान अपनी डिमांड के हिसाब से वही जो अभी खेती करता रहेगा, और जिससे कि किसान को भी नुकसान है और प्रकृति और दुनिया को तो नुकसान है ही है। हमें जो ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, वो जो भी स्थानीय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और सीजनेबल प्रयोग करें, क्योंकि प्रकृति ने वो हमारे हिसाब से बनाई है। हमें हर साल कुछ ना कुछ ट्री उगाना चाहिए, प्लांट करने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हम एक इकोलॉजी मेंटेन करें। तो कुल मिला के इन सारी बातों से ध्यान में आता है कि मानव का बिहेवियर प्रकृति के सहयोग के लिए, उसके नुकसान के लिए जिम्मेवार है, और मानव को ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो इन सब प्रकृति की संभाल करेगा, तभी प्रकृति बच पाएगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपना पर्यावरण के दिवस पर के अलावा भी अपने प्रकृति के लिए ध्यान करें। वो अपनी दिनचर्या में प्रकृति के लिए दृष्टि लेके आए, एक विजन लेके आए, जिससे कि एक प्रकृति अच्छे से